अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। ऑटम 20 अटेम्प्ट का सवाल पढ़ लें। ऑटम 20 हड़प्पा इंडस्ट्रीज के नाम से होगा। नोट का सवाल कर रहा हूं बोर्ड पे सॉल्व। ये मेहनत सारी वही होती है टी अकाउंट्स वाली, सिर्फ प्रेजेंटेशन टेबल की शक्ल में होती है, वरना सब वही है जो पहले पढ़े हुए हैं। नोट का कल फॉर्मेट बना के दिया था, अब उसका सवाल बोर्ड पे करके दिखा रहा हूं। ऑटम 20 हड़प्पा इंडस्ट्रीज पढ़िए, मैं करता हूं। सवाल पढ़ने को कहा है। चले, अगर पैदल भी पढ़ रहे होंगे तो पढ़ लिया होगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट मांगा हुआ है और नोट का फॉर्मेट कल दिया था बना के। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है कहीं? है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है अभी तक? साल के शुरू में भी नहीं था, एंड पे भी नहीं है, तो बस सही है, नहीं है वो तो प्लांट ही बना है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर अभी तक होता तो वो अलग दिखाते, ये तो बस प्लांट बना है ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नोट की हेडिंग आ जाएगी, नंबर देना है तो भी ठीक है, नहीं देना तो भी ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और क्योंकि वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, नहीं तो हेडिंग के नीचे सीधा एसेट स्केड्यूल।
और कॉलम बनाते हैं कौन कौन से, जो क्लासेस होती हैं। इस सवाल में क्या क्या क्लासेस हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और व्हीकल्स। और वो रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं कि आप तकल्लुफ ना करें टोटल कॉलम बनाने का। पहले एक सेक्शन होता है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, बैलेंस एज एट 1 जुलाई 19। सवाल पढ़ना एक दफा कम से कम जरूरी है पूरा, लेकिन जब सॉल्व करने लगेंगे तो उसमें, पहले भी मैंने ऐसे स्केड्यूल कराया हुआ है, तो उसमें आई रिकमेंड के सवाल सॉल्व करते हुए एक एक कॉलम को सेपरेट लेके चलेंगे। सारा इकट्ठा चलाएंगे ना तो मुश्किल में आएंगे। तो एक एक कॉलम का हम समझेंगे 4 सवाल सॉल्व कर रहे हैं, हर कॉलम को अलग अलग पूरा एंड तक पहुंचाएंगे। तो एसेट वाले पोर्शन में होती है एडिशन, डिस्पोजल, और सवाल पूरा तो पढ़ा होगा तो कहीं IS-40 ट्रांसफर कुछ है? नहीं है तो बस, अच्छा रिवैल्यूएशन है, तो रिवैल्यूएशन की दोनों लाइनें आएंगी, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन, और बैलेंस एज एट 30 जून 20। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सवाल पूरा पढ़ा होगा तो कहीं सवाल में इंपेयरमेंट है तो बस उसका वर्ड लिख के भी टाइम जाया नहीं करते हम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काफी है। बैलेंस एज एट 1 जुलाई 19, और इसमें होती है डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बैलेंस एज एट 30 जून 20। और नेट कैरिंग अमाउंट एज एट 30 जून 20। और फिर 3 बातें और, यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन मेथड, और फिर इनकी मेजरमेंट का मॉडल। ये है स्केड्यूल। और इसके बाद भी कुछ अंग्रेजी वाले पैराग्राफ, क्योंकि IS-23 भी है बीच में, IS-20 भी है, तो वो भी पैराग्राफ्स आएंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है पहले स्केड्यूल पूरा कर लें। बाकी अभी इसके नीचे नोट चलेगा, पेज तकरीबन और लग जाएगा, लेकिन पहले इसको भर लें फिर वो बाकी चीजें भी करूंगा। तो एसेट स्केड्यूल बनाना हो तो आई रिकमेंड के एक एक कॉलम को लेकर सेपरेट सवाल समझें, क्योंकि डाटा भी अलग अलग ही होता है। यहां तक बनाए, फिर एक एक कॉलम करते हैं सॉल्व। जी यहां से लेके यहां तक इन लाइनों की तरतीब ऊपर नीचे कोई मसला नहीं है। आप ये कहने के पहले एडिशन लिखेंगे, डिस्पोजल, हाँ हाँ क्या आप कह रहे हैं कि एडिशन पहले चारों कॉलम सॉल्व कर लें, ये कह रहे हैं, या नहीं बनाते? ठीक है, नहीं बनाया तो फिर क्या करें? पहले सारी वर्किंग्स कर लें, कर ली, फिर उसके बाद ये पूरा बनाए कि ना बनाए? नहीं, मैंने सारा, मैंने कौन सा ऐसे करके लिखा है, एक एक लाइन करके बनाया है। आप कह रहे हैं पहले प्रेजेंट वर्किंग्स हो उसके बाद नोट प्रेजेंट हो। अच्छा ठीक है, क्या एंट्री होती है एलिमिनेशन की? तो दोनों ही होंगे ना, ये प्लांट का टी अकाउंट आ गया, ये एक्यूमुलेटेड का टी अकाउंट आ गया। चलें ठीक है, बना लिया। अच्छा जिन्होंने नहीं बनाना कोई बात नहीं, साथ साथ बना लें, छोड़ दे, खाली छोड़ने भी जगह।
लेकिन ये जरूर रेकमेंड कर रहा हूं कि आप एक एक कॉलम को लेके पूरा सवाल सॉल्व करें, फिर अगले कॉलम पे जाएं। ये जरूर करें ऐसे। लैंड का सवाल करते हैं सॉल्व। लैंड का सवाल में क्या क्या कहानियां हैं? पॉइंट नंबर 1, लैंड का 30 जून 19 यानी पिछले साल का क्लोजिंग का डाटा दिया हुआ है। ये कहां से पता चल रहा है? ये टेबल में हेडिंग है, बैलेंस एज ऑन 30 जून 19। तो लैंड का डाटा दिया हुआ है। फिर उसके अलावा पॉइंट नंबर 2 में इस साल लैंड को फिर से रीवैल्यू किया, तो लैंड रीवैल्यूएशन वाले मॉडल पे आ गई। तो इसके लिए हमें फिर वही टेबलर वर्किंग करनी पड़ेगी। बेशक लैंड ने डेबिट नहीं होना, लेकिन जो आपको मैंने कल नोट्स में यहां पैराग्राफ लिख के दिए थे ना, वहां पर काम आएगी, इसलिए ये रीवैल्यूएशन वाली वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। लैंड एसेट सरप्लस, मैंने कहा है कि अभी यहां और आनी है चीजें, वो जो अंग्रेजी के पैराग्राफ लिखे थे, तकरीबन पेज लगेगा इसके नीचे, और वो पेज छोड़ के वर्किंग्स। पीपीई का नोट ये स्केड्यूल बनाने के बाद नीचे काफी सारे पैराग्राफ बताए थे मैंने कल अंग्रेजी के, तो तकरीबन एक पेज इसके नीचे और है, तकरीबन आधा भी हो सकता है, पौना भी हो सकता है। उसके बाद फिर आगे वर्किंग्स। हाँ जी, लैंड का क्या, कब का, कौन सी वैल्यूज किस डेट की अवेलेबल है सवाल में? 30 जून 19। क्या क्या बैलेंस अवेलेबल है इस वर्किंग में? अगर हम चलें तो कहां कहां क्या क्या फिगर मौजूद है अभी? ये कहां से आया? ये इसी टेबल के नीचे लिखा हुआ है। लैंड से रिलेटेड सरप्लस नहीं है, टेबल में डैश है, लेकिन टेबल के नीचे लिखा हुआ है कि लैंड से रिलेटेड लॉस हुआ था 12। ये है वैल्यूज अवेलेबल। अब यहां से आगे चलते हैं, और इस साल में क्या हुआ? लैंड खरीदी बेची डेप्रिशिएट की। 30 जून 20 को रीवैल्यू होके पहुंच गई 120। 20 का अपवर्ड, ये 12 खत्म हुआ और यहां आ गया सरप्लस। ये लैंड से रिलेटेड सवाल में बस इतनी ही अंग्रेजी। इससे अब ये लैंड का कॉलम भरते हैं, कहां क्या लिखूं? ये एसेट का टी अकाउंट होता है, ये एक्यूमुलेटेड का टी अकाउंट होता है। लैंड में बीडी आ जाएगा 100,000, एडिशन डिस्पोजल कोई नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेफिनेट एलिमिनेट कोई नहीं है, और लैंड रीवैल्यू हो रही है 20। तो लैंड का क्लोजिंग बन गया 120, एक्यूमुलेटेड सारे ही डैश हैं। अच्छा, ये मैं एक्यूमुलेटेड गालियां नहीं दे रहा है, ये वैसी डैश है एक्यूमुलेटेड। और लाइफ भी इसकी डैश है, और डेफिनेट मेथड वो भी डैश ही है इसका, और मेजरमेंट मॉडल ये रीवैल्यूएशन मॉडल है। ये लैंड वाला सवाल हो गया सॉल्व। चले बिल्डिंग। बिल्डिंग भी रीवैल्यूएशन मॉडल वाली है, तो हमें फिर यही बिल्डिंग के लिए भी चलाना पड़ेगा।
बिल्डिंग भी रिवैल्यूएशन मॉडल वाली है, तो उसके लिए हमें टेबल और वर्किंग चलानी पड़ेगी। बिल्डिंग का भी स्टार्टिंग पॉइंट आपको अभी इस वक्त 30 जून 19 का बैलेंस गिवन है। कितनी? 56,000। बचपन जवानी सब गुजार दिया, हम इस टेबलर वर्किंग में एसेट की बुक वैल्यू चला रहे होते हैं ना, तो 56 70 है और साथ 14 भी तो है ना, और यहां है कि यहां है सरप्लस 16,000। 30 जून 20 रिवैल्यूएशन हो रही है लेकिन उससे पहले डेप्रिसिएशन करते हैं, फिर चार्ज। डेप्रिसिएशन तो आपके बाएं हाथ का खेल है। डेप्रिसिएशन निकालें और सरप्लस ट्रांसफर निकालें। डेप्रिसिएशन 2020 की और सरप्लस ट्रांसफर। ठीक है, और नौ हजार 1000 क्या? कैलकुलेट करने को कहता हूं तो कैलकुलेट किया करें ना यार। डेप्रिसिएशन कितनी? 3500। सरप्लस ट्रांसफर, सरप्लस ट्रांसफर वन 3500 कैसे? स्ट्रेट लाइन मेथड में ना जब भी रिवैल्यूएशन होती है तो हम रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग पे डिवाइड कर देते हैं, और रीवैल्यूएशन हुई थी और रीवैल्यूएशन होके ये बिल्डिंग 70 तक पहुंच गई थी, लेकिन अब कुछ साल गुजर गए हुए हैं, ये 20 इयर्स रिमेनिंग है, ये कैसे पता? मतलब 70 को 20 से क्यों डिवाइड किया? हाँ, तो इसमें ना एक दफा साल पहले ये सवाल इसी जैसा, वो होमवर्क होगा आज आपका, इसी जैसा एक सवाल साल पहले टेस्ट हुआ था, ऑटम 19 पे आए। जरा सवाल यही कराऊंगा पूरा, लेकिन एक बात पढ़ानी है बस। ऑटम 19 अटेम्प्ट देखिए, मंडे लिमिटेड के नाम से होगा, मंडे लिमिटेड। इसमें सबसे आखिर में एक टेबल बना हुआ है, और उस टेबल में भी ये स्टेरिक लगा के नीचे एक लाइन लिखी हुई है। बता दिया था ऑटम 19 में कि जो आपको रिवैल्यूएशन वाले एसेट के सामने लाइफ लिखी नजर आ रही है वो रिवैल्यूएशन के बाद रिमेनिंग है। ऑटम 20 में ये लाइन बताई नहीं थी। हो सकता है एग्जामिनर को लगा कि वही बच्चे ही होंगे अक्सर पेपर देने वाले जिन्होंने पिछले साल ऑटम 19 में दिया था, तो उनको याद ही होगा। तो ऑटम 20 में बताना चाहिए था, नहीं बताया, लेकिन फिर भी जो लोग कर रहे हैं आई गेस आपने इसको रिमेनिंग ही लिया है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन कब की रिमेनिंग 20 इयर्स है? जब रिवैल्यूएशन हुई थी। तो 70,000 को जिन्होंने 20 से डिवाइड किया बिल्कुल सही है, 3500 बिल्कुल सही है, लेकिन 16,000 को 20 से डिवाइड करना गलत। क्यों? क्या ये वर्किंग हमने बिल्कुल इस बिल्डिंग के परचेज से चलाई है? हमें पता नहीं ऊपर कितने साल गुजरे थे। तो फिर नहीं, चार नहीं, बिल्डिंग खरीदने से लेके कुछ साल गुजर चुके हुए थे, फिर रीवैल्यू हुई होती, यहां पर कोई ना कोई रिवैल्यूएशन गेन आता जो इधर सरप्लस में चला जाता, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज होती, सरप्लस ट्रांसफर होता, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होती, सरप्लस ट्रांसफर होता, करते करते आज यहां 56,000 आ रहा है और यहां 16,000 आ रहा है। ये 16 इतने साल ट्रांसफर करने के बाद बचा हुआ आ रहा है, या जब रीवैल्यू किया था उस वक्त 16 की इंक्रीज आई थी, अब 16 आ रहा है। तो ये जब रिवैल्यूएशन की थी तो ये बिल्डिंग रीवैल्यू होकर 70 तक पहुंच गई थी। ये 70 आखिरी बार जब रिवैल्यूएशन हुई थी तो वो रीवैल्यू होकर यहां तक पहुंची थी। तो क्या उस वक्त 16,000 का सरप्लस राइज हुआ था? नहीं, पता नहीं कितना हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर होते होते अब 16 बचा हुआ है, क्योंकि 56 के पैरेलल 16 बचा हुआ है। तो आपने अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और 70 को 20 से डिवाइड किया है, तो मतलब यहां से 20 साल बाकी थे, या यहां से 20 साल बाकी है, उस वक्त 20 बाकी थे, तो इसको 20 से डिवाइड कर दें,
या 56 को रिमेनिंग से डिवाइड कर दें, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कैसे पता चले कितने साल गुजर गए? 4 साल। क्योंकि जब आप 70 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, और 3500 3500 3500 3500 4 साल गुजरे हैं, तो एक्यूमुलेटेड में 14,000 आ रहा है। मतलब आखिरी रिवैल्यूएशन के बाद 4 साल गुजर चुके हुए, तो फिर 16 साल बाकी रह गए होंगे। तो अगर आप 70,000 को यूज करके डेप्शन निकालना चाहें तो 70 डिवाइडेड बाय 20 ईयर्स, और अगर चाहें तो 56,000 से भी निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाय 16 साल, वो भी 3500 ही आएगा। तो फिर इसके लिए सरप्लस ट्रांसफर निकालने के लिए 16,000 डिवाइडेड बाय 16, ऐसे फिर 1000 आएगा। ये टेबुलर वर्किंग क्यों करनी पड़ रही है? इस स्केड्यूल के बाद वो जो 2-3 पैराग्राफ लिखने हैं ना, उसके लिए ये वर्किंग चाहिए। बिल्डिंग में रह गया 52,500, 15,000, और अब इस बिल्डिंग को रीवैल्यू करके पहुंचाना है 35। 17,500 डाउनवर्ड है, 15,000 सरप्लस में था, वो खत्म, P&L में चला जाएगा बाकी। ये हो गई बिल्डिंग और लैंड की रिवैल्यूएशन की वर्किंग। अब यहां से हम स्केड्यूल में बिल्डिंग का कॉलम भरते हैं। बिल्डिंग का कॉलम भर रहा हूं। 30 जून 19 में बैलेंस था बिल्डिंग के अकाउंट में 70, और एक्यूमुलेटेड में एडिशन कोई नहीं है, डिस्पोजल कोई नहीं है। एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना है लेकिन ईयर एंड पे, तो पहले फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी, और अब कितनी एलिमिनेट होगी? 17,500। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, इसलिए यहां नेगेटिव, और बिल्डिंग क्रेडिट, इसलिए यहां भी नेगेटिव। ये हम लोग स्केड्यूल जो बना रहे होते हैं, ये असल में एसेट का टी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड का टी अकाउंट होता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट यहां नेगेटिव, बिल्डिंग क्रेडिट यहां नेगेटिव, और दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन की, सरप्लस डेबिट, P&L डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। तो ये बिल्डिंग क्रेडिट 17,500 से ये यहां आ जाएगी। ये 17,500 ये वाला नहीं है, ये पहली वाली एंट्री है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, और ये दूसरी एंट्री है, सरप्लस डेबिट 15,000, P&L डेबिट 2,500 और बिल्डिंग क्रेडिट 17,500। और बिल्डिंग में क्लोजिंग बच गया 35,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन में क्लोजिंग बच गया 35। यूजफुल लाइफ इसकी 20 साल। अच्छा, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट, ये दुनिया वालों को बताना होता है कि हमने क्या यूज करके डेप्शन निकाली हुई है, तो 20 यूज करके निकाली हुई है। और मेथड स्ट्रेट लाइन, और इसके लिए एक मेजरमेंट मॉडल रिवैल्यूएशन। ये हो गया बिल्डिंग का कॉलम। ये फिगर कैसे निकली? ईयर एंड पे रिवैल्यू कर रहे हैं ना, तो जितनी भी इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन है वो सब एलिमिनेट हो जाएगी। 14 पहले से है, 3500 और हुई, तो एक्यूमुलेटेड बन गई 17,500, तो वो एक्यूमुलेटेड डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। इधर कोई सवाल आ रहा था जी? क्या नेट होके 0? तो एक्यूमुलेटेड 0 ही है ना, ये तो नेटबुक वैल्यू लिखी है। अब प्लांट का सवाल सॉल्व करते हैं। प्लांट के सवाल के लिए आपको प्लांट की कॉस्ट का बीडी और एक्यूमुलेटेड का बीडी दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 में कॉस्ट का बीडी 180 और एक्यूमुलेटेड का बीडी 60,000। अब प्लांट का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 3। 1 जुलाई 19 को नया प्लांट बनाया, शुरू किया, और यहां आ गया IS 23।
जो नया प्लांट बना उसके लिए कंस्ट्रक्शन पे कितना खर्चा आया? 1 IS-23, तो फिर इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, जनरल बोरिंग है, और IS-20 भी आ गया, ग्रांट भी मिली है इसके लिए। तो वो जो ग्रांट मिल रही है, एक तो उसका इस्तेमाल मैंने IS-23 के सवाल में बताया था कि अगर स्पेसिफिक बोरिंग वाला टेबल और वर्किंग चल रही है तो वहां पर एज एन इनफ्लो दिखाएं, और अगर जनरल बोरिंग की वर्किंग चल रही है तो उसमें एज अ खर्चा नेगेटिव दिखाएं, और अगर इन दोनों में ही नहीं है तो फिर वो अपना पैसा है। एक तो IS-23 में इस्तेमाल बताया था, दूसरा अब प्रॉपर IS-20 तो है, तो इस ग्रांट के लिए बिजनेस मेथड 1 फॉलो करता है कि मेथड 2? मेथड 1 कैसे पता चलेगा? सबसे आखिर में देखिए, सबसे आखिरी रिक्वायरमेंट से जस्ट ऊपर, HIL डिडक्ट्स गवर्नमेंट ग्रांट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। इसका मतलब मेथड 1 फॉलो होता है, तो ग्रांट भी एसेट की कॉस्ट में से लेस होगी। जनरल बोरिंग है, वर्किंग करके निकालनी पड़ेगी, IS-20 मेथड 1 फॉलो हो रहा है, तो एसेट की कॉस्ट में से लेस। जनरल बोरिंग की वर्किंग कर लेते हैं, डेट, कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, मंथ्स और इंटरेस्ट। हाँ जी, कब कब क्या क्या कैश फ्लो? 1 अगस्त को 12,000, फिर 1 अक्टूबर को 48, फिर ईयर एंड कहां से आगे निकल गए, ज्यादा आगे निकल गए। 1 जनवरी को गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, जनरल बोरिंग की वर्किंग में चल रहे हो तो उसको एज ए नेगेटिव। 1 जनवरी को गवर्नमेंट ग्रांट आई है, फिर अगला खर्चा, अच्छा अब अगला खर्चा 29 को है, लेकिन हमारे सवाल का फुल स्टॉप लग गया, तो अगले खर्चे को बेशक लिखा ही ना, कौन सा महीने गिनने हैं उस पे। 29 फरवरी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई, तो इसलिए हमारी ये वर्किंग भी 29 फरवरी पे आके स्टॉप हो जाएगी। 12, 60, 40, 12 2 महीने रहा, फिर 60 3 महीने रहा, ये 3 महीने, और फिर 40 2 महीने रहा। 12,000 12% 2/12, 60,000 12% 3/12, 40,000 12% 2/12, 2 102 बिल्कुल करेंगे, लेकिन लिखना है तो लिख दें, उसके तो महीने की नहीं गिने जाना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई ना 29 फरवरी, तो वर्किंग रुक गई बस। प्लांट की एडिशन, डिस्पोजल है कोई, रिवैल्यूएशन, एक एक करके पूरा कॉलम सॉल्व। प्लांट का एसेट वाला पोर्शन खत्म, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आप ऐसे निकाल लेते होते हैं, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग, प्लांट स्ट्रेट लाइन, रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल, और एडिशन पे जितने महीने,
ओपनिंग था प्लांट 180 और लाइफ इसकी 15 और एडिशन हुआ है 102,840, लाइफ इसकी 10 और डेप्रिसिएशन करनी है इस पे जुलाई से जून है ईयर 3 महीने। क्या कर रहा हूं, क्या हो रहा है? प्लांट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, जो ओपनिंग था उस पर पूरे 15 साल लगाए हैं, जो एडिशन है उसकी लाइफ अलग से बताइए, 1 अप्रैल को अवेलेबल फॉर यूज हुआ है तो 3 महीने की डिडक्शन। ये क्या बना? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और डिस्पोजल कोई नहीं है, एक्यूमुलेटेड एलिमिनेशन कुछ नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 60 और 74 571 और नेट बुक वैल्यू बन गई 208,269 और इसकी लाइफ है कितनी? एक की 10 है, एक की 15 है, 10-15 साल। और मेथड स्ट्रेट लाइन और मॉडल कॉस्ट मॉडल। ये हो गया प्लांट का सवाल सॉल्व। व्हीकल का सवाल। अब व्हीकल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। एक व्हीकल थी 2.5 मिलियन कॉस्ट की, 1 जनवरी 18 को खरीदी थी, उसका इंजन सड़ गया। अच्छा सड़ा तो नहीं बताया, वैसे ही सड़ा है मैंने। और वो इंजन कितने का था? टोटल के 40% के बराबर। और पुराना इंजन निकाल के फेंक दिया और उसी की तरह का इंजन लेने की बजाय एक अच्छा इंजन लेके डाल दिया, तो ये हो गई मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट। और इसका क्या अकाउंट फॉर करते हैं? एडिशन और डिस्पोजल। तो जो पुराना पार्ट फेंक दिया वो डिस्पोजल और जो नया पार्ट डाल दिया वो एडिशन। तो नया पार्ट कितने का और जो पुराना फेंक दिया वो कितने का? 1000। एडिशन डिस्पोजल, रिवैल्यूएशन इसमें है नहीं, तो व्हीकल का क्लोजिंग बन गया। ये हो गया व्हीकल का टी अकाउंट। और अब इसके एक्यूमुलेटेड के लिए चाहिए 2 चीजें, क्या? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और डिस्पोजल। और ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो आपको बड़ा आसान लगता है। ये प्लांट की वर्किंग मिटानी है, जगह चाहिए नहीं, वो मैंने यूज करना है, वो वैल्यूज यूज करनी। व्हीकल पे लगेगा अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और ये आपके लिए बड़ा आसान था, जवानी में आप बड़े आराम से कर लिया करते थे। डिस्पोजल वाले को पहले हम साल के शुरू तक लाते हैं, 1 जुलाई 19। ये जो पार्ट डिस्पोज ऑफ हुआ 1000, पहले इसको साल के शुरू तक लाते हैं। कब खरीदा था ये? 1 जनवरी 18। तो पहले 30 जून 18 तक 6 महीने गुजरे होंगे, 30 जून 18 तक पहुंच गया, फिर 1 साल और गुजरा होगा।
720 और फिर इस साल में ये कितने महीने जिंदगी के गुजार गया, फिर 6 महीने गुजार गया, तो 720 20% 6/12, तो बिकते हुए इसकी बुक वैल्यू हो गई 64, लेकिन हमें चाहिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये चाहिए थी डिस्पोजल वाले की एक्यूमुलेटेड। टी अकाउंट का सवाल करते थे तो यही वर्किंग ही थी ना, अब हमें टी अकाउंट की जगह इसको स्केड्यूल की शक्ल में प्रेजेंट करना है। ये डिस्पोजल वाले की एक्यूमुलेटेड आ गई 352 और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल, और रिमेनिंग ओपनिंग भी कैसे, साल के शुरू की बुक वैल्यू 48 माइनस जो बिका उसकी कब की बुक वैल्यू, साल के शुरू की, बाकी पे पूरा साल। ये 48 मैंने ये किया 816, एडिशन पे कितने महीने, 6 महीने। अच्छा, जिंदगी का इतना अरसा लगाने के बाद भी अगर आपको ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही तो क्या करूं मैं, और 180 और डिस्पोजल निकाल चुके 72, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बन गई 1 एक्यूमुलेटेड का क्लोजिंग बन गया नेट बुक वैल्यू बन गई 484 और इसकी लाइफ नहीं, इसका रेट है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और कॉस्ट मॉडल है। ये हुआ है अभी स्केड्यूल पूरा, अभी नोट चल रहा है। कितने नंबर का सवाल है? इस पे कितना टाइम लगना चाहिए? आधा घंटा। मैं तो समझा रहा हूँ यार। अच्छा, ये इतनी सारी मेहनत सफलता की तरफ बढ़ रही है, ये सवाल दोबारा करना है आपने और ऑटम 19 करना है। ऑटम 19 मंडे लिमिटेड, अब ये चल रहा है, मेरे खिताबी कलमात नहीं, अभी क्लास चल रही है। ये स्केड्यूल पूरा करे तो मैं नोट पूरा करूं, ये सवाल आप दोबारा करें और ऑटम 19 करें होमवर्क। ये वर्किंग्स नोट करें तो मैं मिटा के ना पीपी का नोट करता हूं पूरा। स्केड्यूल मिटाना है। ये जो एसेट स्केड्यूल का फॉर्मेट है ना, ये आईएएस ने सिर्फ लिस्ट बताई हुई है। डिफरेंट फॉर्मेट चलते हैं मार्केट में, तो ये मुनासिब फॉर्मेट है
आप कर लेना फॉलो, नोट चल रहा है अभी। एसेट स्केड्यूल कंप्लीट करने के बाद, चूंकि रिवैल्यूएशन भी है सवाल में, तो 4.1 लैंड एंड बिल्डिंग्स वर वैल्यूड बाय ऑन स्मार्ट कंसल्टेंट्स ऑन 30/2020 फुल स्टॉप। जो आखिरी रिवैल्यूएशन हुई थी उसकी अंग्रेजी बताई। फिर एक और अंग्रेजी का पैराग्राफ, अगर कॉस्ट मॉडल होता, चूंकि दो हैं तो अंग्रेजी में हम सेंटेंस तो लिख देते हैं लेकिन वैल्यूज बता देता हूं इस तरह, लैंड एंड बिल्डिंग्स वुड, जो क्लास रिवैल्यूएशन मॉडल पे है ना उसके बारे में ये बात लिखनी है, लैंड एंड बिल्डिंग्स वुड हैव बीन कैरिड एज फॉलोज, हैड कॉस्ट मॉडल बीन फॉलोड। ये कल बताए थे सारे पैराग्राफ। अच्छा, ये फिगर निकालनी कैसे है कॉन्सेप्चुअली, कैसे निकालनी है फिगर? कॉस्ट मॉडल होता तो क्या अमाउंट होती, ये फिगर ऐसे कैलकुलेट करनी है। अब आपको सवाल की टिप बता देता हूं कि हम काम टाइम बचा के कैसे निकाल सकते हैं। लैंड की फिगर कैसे निकालते हैं, इसकी तो कॉस्ट ही नहीं पता, और बिल्डिंग की फिगर कॉस्ट भी नहीं पता, कब खरीदी थी ये भी नहीं पता, ये कौन सी अमाउंट कैसे निकलनी है? रिवैल्यूएशन ना होती, कॉस्ट मॉडल होता तो ये क्या अमाउंट आ रही होती। तो इसके लिए आपको टाइम बचाने वाला काम बता रहा हूं। ये जो टेबुलर वर्किंग की होती है ना रिवैल्यूएशन वाली, अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, सरप्लस कॉलम में फिगर चलने का मतलब है कि ये हायर अमाउंट पे शो हो रहा है, पीएनएल कॉलम में फिगर चलने का मतलब है कि लोअर अमाउंट पे शो हो रहा है रिवैल्यूएशन की वजह से। तो अगर हम इसमें से ये हायर निकाल दें या ये लोअर ऐड कर दें तो कॉस्ट मॉडल की फिगर आ जाएगी। लैंड कॉस्ट मॉडल पे होती तो कितने की आ रही होती? 112 की। बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल पे होती तो कितने की आ रही होती? 37,500। तो इस टेबुलर वर्किंग से हमारी ये लाइन की फिगर्स मिल जाएंगी। अगर सरप्लस कॉलम चल रहा है तो उसके बैलेंस को माइनस कर दें इसमें से, और अगर पीएनएल वाला कॉलम चल रहा है तो उसके बैलेंस को इसमें ऐड कर दें। ये कॉस्ट मॉडल वाली फिगर समझ आई? जो क्लास रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रही है उसके लिए हमें ये बातें बतानी है। और क्या अंग्रेजी बताई थी कल? मूवमेंट इन सरप्लस। इस टेबुलर वर्किंग में जो सरप्लस का कॉलम है ये हमें मूवमेंट ही शो करेगा, यहीं से ही फिगर्स यहां लिखनी है। लैंड से रिलेटेड साल के शुरू में कोई सरप्लस नहीं था, साल के दौरान 8,000 आ गया, ट्रांसफर कोई नहीं है। बिल्डिंग से रिलेटेड साल के शुरू में 16 था, रिवैल्यूएशन 15,000 नेगेटिव गया, ट्रांसफर 1,000 गया, और साल के एंड पे कुछ भी नहीं। तो इस टेबुलर वर्किंग से हमें नोट में लिखने के लिए ये वाली फिगर्स और ये मूवमेंट की फिगर्स मिलती हैं। ग्रांट की कोई शर्त बताई हुई अंग्रेजी में? तो बस हम कह देंगे ग्रांट मिली है 20 मिलियन की। 20 और आखिरी अंग्रेजी बोरोइंग कॉस्ट अमाउंटिंग टू
rupees 2.84 million was capitalized during the year using 12% capitalization rate. ये है जी 20 नंबर का सवाल। ये सवाल आप हाथ से गुजारेंगे तो प्रैक्टिस होगी। लास्ट टाइम वैसे नोट का सवाल आ गया है, ज्यादा चांसेस एसओएफपी और एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स के हैं, लेकिन बहरहाल ये पेपर का कंफर्म सवाल है, 17 से 20 नंबर तक आता ही आता है। प्रेजेंट किया हुआ है। ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनते हैं ना, वो तो मैंने सवाल की वर्किंग की हुई है, कंपनी थोड़ी वर्किंग शो कर रही होगी, कंपनी ने तो नोट्स बताने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये सवाल आप दोबारा करके ऑटम 19 होमवर्क है, करना है। ऑटम 19 है, एक सवाल एफआर 1 का, एक कॉस्ट का है, छोटा सा, वो भी आप जवान बच्चे हैं, कर लेंगे।